जय हिंद। आप ये वीडियो विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आज हम आपको मॉक टेस्ट 1 करवाएंगे जो कि मार्केट में स्पार्क टेस्ट सीरीज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए उपलब्ध है। उस टेस्ट सीरीज का मॉक नंबर 1 का मैथ आज आपको हम सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और विद्यापीठ कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जीएस और जीके की वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीपीएससी दोनों एग्ज़ाम के लिए मटेरियल जो उपलब्ध है, वीडियो जो उपलब्ध है उसे देखें। पहला क्वेश्चन कहता है, दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब दो सेम कॉइन अपक्षपातपूर्ण का मतलब कि सेम कॉइन होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। तो दो कॉइन्स को जब उछाला जाता है तो हम सब लोग जानते हैं कि कॉइन्स में हेड और टेल होता है, हेड और टेल होता है। तो जब हेड और टेल होता है, हर कॉइन में हेड वो होता है जिसमें पिक्चर बने होते हैं, चाहे वो किसी का पिक्चर बना हो, एनिमल का बना हो, राजा का बना हो, रानी का बना हो। और टेल वो वाला पार्ट होता है जिसमें 1, 2, 5, 10 लिखा हुआ रहता है, मतलब जिसमें उस सिक्के की वैल्यू लिखी होती है। तो हेड और टेल ये दोनों क्या होंगे? दोनों सिक्कों में होंगे। और जब हम दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, इस पे ध्यान देते हैं। पहली बात कि अगर इसका हेड होगा तो इसका क्या होगा? टेल। फिर से उछाला तो इस बार अगर इसका टेल होगा तो इसका हेड। अगर फिर से उछाला तो दोनों का हेड हेड आ गया, और फिर से उछाला तो दोनों का टेल टेल आ गया। अब हमें आप बताइए कि और कोई संभावनाएं हो सकती है क्या? दोनों सिक्कों को बार बार भी आप उछालेंगे तो यही 4 संभावनाएं आपको नजर आएगी। हर बार यही 4 संभावनाएं आपके पास आएगी। अगर इसे कॉइन 1 और इसे कॉइन 2 मान लें तो दोनों कॉइनों को जब भी उछालेंगे तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल, यही 4 ऑप्शंस आपके बार बार रिपीट होंगे। तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं? 4। लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? तो पूछा जा रहा है कि कम से कम एटलीस्ट एक चित्त का मतलब एक टेल होने की संभावना है। तो इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है। तो 2 टेल में इतना तो संभावना है कि एक टेल है। तो ये टोटल कितने टेल हो गए? 3। तो टोटल 4 बार संभावनाएं होगी, और उसमें भी जो चित्त आने की संभावना है, चित्त की संभावना है वो कितनी है? 3। तो 3/4 आंसर आपका हो गया। यहां ऑप्शन था, ऑप्शन को टिक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। मतलब अगर हम एज्यूम कर लें, लेट कर लें कि बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो ए कितना करेगा? 1 काम करेगा। उसके बाद कहता है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर टोटल काम कितने कर रहे हैं? 3। कितने? 3 काम। अगर 3 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं और इन्होंने 18 दिनों तक काम किया है तो टोटल कितना काम? 54 काम। टोटल कितना काम? 54 काम।
अब 54 काम, अब 54 जो काम आया, उस 54 काम को किसे करना है? तो अकेला ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो 54 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 54 दिन लगेंगे। तो ए अकेला चौवन दिन में करेगा। ऑप्शन ए। अब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपके मन में जरूर ये डाउट होगा कि हमने बी को प्रत्येक दिन 2 काम करवाया और ए को 1 काम। क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ए की इफ़िशियंसी आधी है बी की इफ़िशियंसी से। तो जब इफ़िशियंसी की बात हो रही है, जब काम करने की क्षमता की बात हो रही है, तो ये हमने यूम कर लिया। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी है कि 2 और 1 ही एज्यूम किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी एज्यूम करना है आप कर सकते हैं। आगे आपको हम करके दिखाते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। अगर बी और ए एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम लिख रहे हैं कि बी अगर 4 दिन में किसी काम को करता है तो ए 2 दिन में करेगा। अगर बी 1 दिन में 4 काम करता है तो बी ए 2 काम करेगा। बी अगर 1 दिन में 6 काम करता है तो ए 3 ही काम करेगा। बी अगर 8 काम करता है तो ए 4 काम करेगा। बी अगर 10 काम करता है तो ए 5 काम करेगा। ये सारे डिजिट्स, ये सारे डेटा उसी के बेस पे है जो क्वेश्चन में एफिशिएंसी के बारे में कहा गया है। अब आप रैंडम सेलेक्ट करें और किसी को भी सेलेक्ट करके आप बना ले सकते हैं। मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ 4 और 8 और फिर से वही प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बी कितना काम करता है एक दिन में? 8 काम। ए कितना करता है? 4 काम। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे? 12 काम। दोनों मिलकर 12 काम करेंगे एक दिन में। तो टोटल कितना काम किया गया है? 18 दिन। तो 18 दिन का मतलब क्या हुआ कि 216 काम दोनों के द्वारा किया गया है। अब ए अकेला करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 4 काम करता है, 216 काम करना है। मतलब अगर 216 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अरे यही तो पूछा था ना कि कितने दिन में, तो डिवाइड करके निकाल लिए। डिवाइड क्यों किए? क्योंकि वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। और टोटल कितना काम करना है? तो 216। तो 216 को डिवाइड करेंगे 4 से, तभी तो मिलेगा ना कितने दिनों में करते हैं। तो आप रैंडम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 और 1 इसलिए लिया था कि ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैलकुलेशन हार्ड होगा, एग्ज़ाम में टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप बेसिक से बनाएं, ट्रिक से बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिक से गलत भी हो जाते हैं, बेसिक से कभी गलत नहीं होता है। तो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप बेसिक और ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए? लेस टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर लेस टाइम में नहीं हुआ तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करेंगे और आप फंस जाएंगे, आपकी रिजल्ट नहीं होगी। तो ये आपको केयरफुल रहना है, देखना है। बाकी आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य
क्या होगा। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या बोला है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है यह आपको पता होगा। ये काउंटिंग की नंबर होती है जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग की नंबर 1 से शुरू होती है। तो हमें प्रथम 11 यानी कि 1 से लेकर के और 11 तक काउंट करना है। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना हुआ? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 और 11 66। टोटल इसका सम कितना हुआ? तो 66। और माध्य क्या होता है? तो सम बाई टोटल नंबर। तो माध्य इक्वल टू 66 बाई कितना? 11। तो आपका आंसर हो गया 6B। देखिए ये तो बेसिक मेथड हुआ। अब आप इसमें अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रिक से बनाएं, तो आपको पता है कि 1 to 10 जो सम है वो ऑलमोस्ट याद रहता है स्टूडेंट को। तो आपको 55 तो याद ही है, बाकी 55 के बाद 11 एक आता है, तो 11 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ट्रिक और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रिक है उस पे नहीं जाइए। आप बेसिक फंडा पे आइए, बेसिक फार्मूला पे आइए और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, कैलकुलेशन का टाइम ड्यूरेशन लेस कीजिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्क्वायर रूट 4x + 9 प्लस स्क्वायर रूट 4x - 9 इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 7। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले जो स्क्वायर रूट में हो और x की वैल्यू पूछ रहा हो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर लेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड आप उम्मीद करते हैं कि अगर ठीक से पढ़े होंगे तो 6 और 7 क्लास में आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। तो 6-7 क्लास का जो हीट एंड ट्रायल मेथड है वही आज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है इसी को इस इक्वेशन में डालकर हम चेक करेंगे कि LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपैरिजन करेंगे। जहाँ कंपैरिजन सही हो जाएगा, जहाँ कंपैरिजन सही हो जाएगा वहाँ हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट से चलते हैं, 3 लेते हैं। अगर इसमें 3 डालते हैं LHS में तो 3 कितना हो जाएगा? 12 + 9 प्लस 12 - 9 कितना हो गया? स्क्वायर रूट 21 प्लस स्क्वायर रूट 3। इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसका RHS से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये जब हमने 3 लिया था तब, अब जब 4 ऑप्शन में है 4 लेते हैं तब क्या होगा? स्क्वायर रूट 16 + 9 प्लस स्क्वायर रूट 16 - 9, ये स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा और ये प्लस स्क्वायर रूट 7। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट 5 और प्लस रूट 7, यही तो RHS है अपना, है ना? यही RHS है ना? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। तो इस तरह के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हम हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब है 30 मीटर 6 मीटर का लाभ हुआ।
तो उसका क्रय कितना हुआ 24 मीटर। अब 24 मीटर का हुआ तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 25%। ये बहुत इजी था 25%। अब आप बोलेंगे कि सर 24 तो था नहीं, आपने कैसे मान लिया कि ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य। देखिए बाबू, दिया हुआ है, कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है 6 मीटर। इसका मतलब है कि 30 मीटर क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, 30 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है और ये क्या है, लाभ है। तो जब लाभ है और विक्रय मूल्य है तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य और हमेशा क्या होता है, परसेंटेज लाभ अगर निकालते हैं तो क्या होता है कि लाभ इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 25%। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 kg है। तो जब भी हम औसत या माध्य की बात करते हैं तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के भार को जोड़ते हैं और उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ कितना है, माध्य भार 46.5 kg और वो है कितना स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट 1 से लेकर के स्टूडेंट 34 तक का माध्य है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 34। तो इसका मतलब हुआ कि S1 से लेकर के और S34 तक कितना हो जाएगा, 46.5 इंटू 34। फिर से देखेंगे इसको हम, जब हम 34 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो S1 से लेकर के S34 तक कितना माध्य है, 46.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 34। तो 1 से लेकर के 34 तक स्टूडेंट का जो एक्चुअल भार होगा वो कितना हो जाएगा, 46.5 इंटू 34। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1581 kg आएगा। ठीक इसी तरह अगर टीचर ऐड हो गए हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ही टीचर ऐड हुए हैं, और जब एक टीचर ऐड हुए हैं तो एक टीचर को हमने ऐड कर दिया तो भार कितना, जो माध्य था वो कितना बढ़ गया था, 500 kg, 500 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ा था, यानी 47 हो गया था। और मेंबर कितना बढ़ गए थे, 1, यानी 34 से 35 हो गए थे। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1645 आएगा। तो टीचर की भार, टोटल स्टूडेंट और टीचर की जो मिली जुली भार थी उससे स्टूडेंट की भार हमने क्या किया, माइनस कर लिया, तो 64 kg, 64 kg आपका टीचर का भार आंसर में आ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का 25% 225 है, तो हमें नहीं मालूम है कि वो संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं। इसका 25% कितना है, 225 है। x इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25 900। तो वो संख्या क्या है हमारा, 900। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब है कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 4, क्योंकि 4 मीटर अधिक है।
अब अर्ध परिमाप, देखिए ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, फंसाने के लिए दिए जाते हैं। लंबाई और चौड़ाई आप भी जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो उसके आउटर बाउंड्री के सम होते हैं। तो जब आउटर बाउंड्री के सम होंगे और कोई आयताकार भाग है तो इसका ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये चारों पार्ट को हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ दिया है अर्ध परिमाप, तो चलिए हम भी अर्ध परिमाप पे ही काम करते हैं। मतलब एक इसकी चौड़ाई लेते हैं, एक इसकी लंबाई लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो x + 4 = 36, 2x = 32, x = 16। तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई? 16 आ गई। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 20। तो ऑप्शन 4। आपसे अगर टेक्निकल वर्ड्स पूछे जाते हैं तो आप उस पर ध्यान देंगे, जैसे अर्ध परिमाप और यहाँ पर बीमाएँ। बीमाएँ का मतलब होता है कि उसकी जो एजेज हैं उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है, उसकी साइड्स के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आयताकार है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और जो अपोजिट साइड है वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है। मतलब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 80 - x, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 80 है। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तब छोटी संख्या बताएं। किसी को बड़ी संख्या मान लेते हैं, किसी को छोटी संख्या मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या अगर x है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 80 - x को बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या यानी कि 4 गुना, छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, देख रहे हैं? छोटी संख्या के अगर 4 गुना करें और 5 ऐड कर दें तो वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 को इधर लाते हैं तो 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर आएगा तो 5x, x = कितना हो जाएगा? 75/5, इसका मतलब 15, और 80 - x = हो जाएगा 65। तो छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या मेरा कितना है? 15।